गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो लेट्स बिगिन द क्लास। और चैप्टर हमारा है बिजनेस एंड प्रोफेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन एक तो ख़त्म कर लिया था। इसके अलावा क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 28 टू सेक्शन 44 DB इस पूरे चैप्टर की कवरेज है। और सेक्शन 28 इज़ द चार्जिंग सेक्शन, वो जस्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सेक्शन 29 है हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर दैट PGBP। तो किस तरीके से हम PGBP की इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो बड़ा साधारण सा मेथड है कि जो इनकम जो रिसिप्ट आपको इस चैप्टर के प्रोविज़न के हिसाब से दिखाई दें कि इस चैप्टर के अंदर टैक्सेबल है, उन्हें आप एग्रीगेट कीजिएगा। उनमें से जो भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर हैं उन रिसिप्ट के अगेंस्ट तो वो डिडक्ट कर दीजिएगा। तो नेट रिजल्ट जो बैठेगा वो आपका बैठेगा नेट प्रॉफिट एज पर PGBP। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 30 टू 37 जो हैं डिडक्शन अलाउड हैं, जिसमें सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 36 तक स्पेसिफिक डिडक्शन अलाउड हैं। और सेक्शन 37 जो है जनरल डिडक्शन का है। इन डिडक्शन के अंदर हम लोग सेक्शन 30 रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफ प्रीमाइसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 31 में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का रेंट को छोड़कर जो बाकी खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स वगैरह है, वी हैव डिस्कस्ड। सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन का है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आप डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। और सेक्शन 37 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग एज पर सेक्शन 145 क्या रहने वाला है। तो दो ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलाउड हैं। वन इज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड अनदर इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो या तो आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या कैश सिस्टम से करेंगे। दोनों का हाइब्रिड सिस्टम अलाउड नहीं है। इसके अलावा जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 145 कैपिटल A भी देखा था, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस में कि जो भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसी के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। बस तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन्वेंट्री यानी कि चाहे ओपनिंग स्टॉक है चाहे क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेज एंड सेल्स, ये जो हैं इन तीनों आइटम के अंदर जो टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, जो भी आप पेड या पेबल है वो इंक्लूड होना चाहिए। वो नेट नहीं दिखलाओगे आप। तो मैंने पिछली क्लास में आपको इसका एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल समझाया भी था कि इसका क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसी पेज पर कुछ केसेज हैं जहाँ इनकम ऑफ सर्टेन बिजनेस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP बट अंडर सम अदर हेड। यानी कि बिजनेस तो हैं आपके, लेकिन इन बिजनेस की इनकम आपकी PGBP में टैक्सेबल ना होके किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल होती हैं। उसमें रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। इसके अलावा डिविडेंड इनकम है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट है तो वो PGBP में टैक्सेबल होगा अगर आपका बिजनेस है ना। अगर आपके इन्वेस्टमेंट से डिबेंचर तो फिर वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन डिविडेंड एक ऐसी इनकम है जो ऑलवेज जो है टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, चाहे आपके पास शेयर्स एज ए कैपिटल एसेट रखे हुए हैं, चाहे शेयर्स आपके पास एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो उनके बेचने खरीदने पर इनकम होने वाली है, अगर आपके पास एज ए इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एसेट के रूप में है तो बेचने खरीदने पर इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। और अगर आपके पास शेयर्स जो हैं एज ए स्टॉक एंड ट्रेड है तो बेचने खरीदने पर इनकम जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर फॉल करेगी। क्लियर होगी बात ये। अब नेक्स्ट पेज पर आइएगा जहाँ पे सेक्शन 30 हमने पढ़ा था। एक दो तीन लाइनें रह गई हैं। मीनिंग ऑफ द टर्म पेड, पेड का क्या मतलब है। जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर आएगा तो वो पेड बेसिस पर अलाउड है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था एक म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, तो वहाँ पे पेड का मतलब है एक्चुअली पेड। तो पूरे चैप्टर में PGBP में जहाँ जहाँ पेड आएगा तो वहाँ पेड का क्या मतलब है वो आपको सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 बताएगा
कि पेड हियर मीन्स डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एसएससी। इफ द एसएससी फॉलोड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड हियर मीन्स ड्यू बेसिस ऑल्सो, और इफ द एसएससी फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड हियर मीन्स एक्चुअली पेड। यानी कि जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में म्यूनिसिपल टैक्सेज पेड देखते थे और वहाँ पेड का मतलब जो होता था एक्चुअली पेड होता था, यहाँ पर एक्चुअली पेड नहीं है, डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर एसएससी अडॉप्ट करता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड मीन्स ड्यू ऑल्सो, एंड इफ द एसएससी फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड मीन्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अकॉर्डिंगली ही आपको पीजीबीवी में जहाँ जहाँ पेड लिखा हुआ है मीनिंग निकालना है। तो मीनिंग ऑफ द टर्म पेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 पेड मीन्स एक्चुअली पेड or incurred according to the method of accounting upon the basis of which profit or gains are computed under the head profit and gains of business and profession। तो accordingly जो भी पेड का मतलब है वो आपको लेना है। अब जल्दी से आ जाइए, हम लोगों ने ये सब चीज़ें बीच में ये 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब सेक्शन 30 to 37 के बाद के जो सेक्शन हैं वो भी एक एक करके निपटाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें 43B, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 43B देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 30 to 37 डिडक्शन अलाउड है ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। सेक्शन 30 to 37 को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज सेक्शन 30 to 36 एंड द अदर इज सेक्शन 37। सेक्शन 37 जो है जनरल एक्सपेंसेस की डिडक्शन है, जनरल डिडक्शन का सेक्शन है, जिसमें तमाम तरह के जो एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 to 36 में नहीं आए हैं, नाम जिनका नहीं लिया गया है सेक्शन 30 to 36 में, वो एक्सपेंडिचर सेक्शन 37 में अलाउड होते हैं अगर सेक्शन 37 की कंडीशन सेटिस्फाइड है। बाकी जो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर हैं वो सेक्शन 30 to 36 के अंदर ही अलाउड है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो। क्लियर होगी बात। अभी हम पेड पढ़ के आए हैं। पेड का मतलब है इफ द एसएससी फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड हियर मीन ड्यू ऑल्सो, है ना। और इफ द एसएससी फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पेड हियर मीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22, यानी कि 31 मार्च 22 को आपका एंड है प्रीवियस ईयर। अगर हम कोई एक्सपेंडिचर सैलरी है किसी एम्प्लॉय को और मार्च 2022 की सैलरी ड्यू है, अभी तक दी नहीं गई है, तो मुझे बताइए, और आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तो ऑलवेज ट्रीट की एसएससी जो है वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रहा है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। तो मुझे बताइए कि अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि सैलरी नॉट एक्चुअली पेड टिल 31 मार्च 2022, तो क्या सैलरी अलाउड होगी या नहीं होगी, ये बताइए। अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, P&L अकाउंट दिया हुआ है, डिफरेंट रिसीप्ट दी हुई हैं, एक्सपेंडिचर डेबिट करके दे रखे हैं जिसमें से एक सैलरी भी है, तो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरी इज नॉट एक्चुअली पेड बट ड्यू एज ऑन 31 मार्च 2022। तो माई क्वेश्चन की वेदर सैलरी पेबल इज अलाउड और नॉट, जल्दी बताइएगा। आपने क्वेश्चन काफ़ी किए हैं, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट आई हैं। अब जैसे जैसे आप सेक्शन नए पढ़ते चले आएंगे तो एडजस्टमेंट का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हर्ष का जवाब है सर अलाउड हो जाएगी, खुशी का जवाब है अलाउड हो जाएगी, बाकी बच्चे भी, आंचल, सृष्टि, अंशिका, चलिए सभी बच्चों ने कहा है कि अलाउड हो जाएगी और मेरा भी यही आंसर है कि अलाउड हो जाएगा अगर एसएससी फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इफ द एसएससी फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तब बताइएगा कि सैलरी अगर पेबल है तो वो अलाउड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर सैलरी पेबल है एज ऑन 31 मार्च 2022
तो वेदर दिस डिडक्शन इज अलाउड और नॉट, द आंसर इज नो। क्लियर है? तो अभी हमें सेक्शन 37 में 90% खर्चे आ जाते हैं। अभी सेक्शन 30 से लेकर 36 में हमने सेक्शन 30 पढ़ लिया, 31 पढ़ लिया, 32 पढ़ लिया, लेकिन बीच के सेक्शन रह रहे हैं। उन जो बीच के सेक्शन में है कुछ तो अभी है ही नहीं, इनकम टैक्स में ही नहीं है। 3-4 सेक्शन है जिसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मानिए कि ज़्यादातर खर्चे, चाहे सैलरी हुई, चाहे जनरल एक्सपेंसेस हुआ, चाहे आपकी स्टेशनरी हुई, चाहे पेट्रोल का खर्चा हुआ, चाहे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, चाहे स्टेशनरी का खर्चा हुआ, जितने भी बिजनेस रिलेटेड खर्चे हैं सारे सेक्शन 37 में ही अलाउड होते हैं। सेक्शन 38 एंड ऑनवर्ड्स जो हैं, जैसे हम सेक्शन 43B पढ़ेंगे अब, तो ये जो सेक्शन है ये ओवरराइडिंग सेक्शन है। ओवरराइडिंग सेक्शन बोले तो ये पुराने सेक्शनों के इफेक्ट को कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सेक्शन 38 एंड ऑनवर्ड्स, तो जो खर्चे आप सेक्शन 30 to 37 में अलाउएबल हैं, तो बाद के सेक्शन सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन है। तो जैसे मैं सबसे पहले सेक्शन 43B पढ़ाऊंगा, तो सेक्शन 43B ये कहेगा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर सेक्शन 30 to 37, यानी कि सेक्शन 30 to 37 में कुछ भी लिखा हुआ हो कि ये अलाउड है, वो अलाउड है, मर्केंटाइल सिस्टम है तो एक्रूड बेसिस पे अलाउड है, ड्यू बेस पे अलाउड है, कैश सिस्टम है तो एक्चुअल केस बेसिस पे अलाउड है। मैं लिस्ट बता रहा हूं, टोटल 8 एक्सपेंडिचर है सेक्शन 43B के अंदर। बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का, और जब भी कोई फुल लेंथ क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो ये सेक्शन जरूर हिट होगा। तो सेक्शन 43B ये कहता है कि सेक्शन 30 to 37 में कुछ भी लिखा हुआ हो, मैं आपको 8 एक्सपेंडिचर की लिस्ट बता रहा हूं। टोटल कितने हैं बेटा? टोटल 8 एक्सपेंडिचर हैं। ये एक्सपेंडिचर ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं होंगे। इट मींस अगर आपका मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में तो होते ही नहीं है ड्यू बेसिस पर, तो बेसिकली सेक्शन 43B जो एप्लीकेबल है तो वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 43B ये कहता है मैं आपको 8 एक्सपेंडिचर की लिस्ट बताऊंगा। ये एक्सपेंडिचर एक्चुअली जब पेड हो जाएंगे तभी अलाउड होंगे, ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं होंगे। और साथ के साथ एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कराता है। पहले तो ये क्लियर कट मना कर दिया कि ये 8 एक्सपेंडिचर हैं, ये मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं होंगे, एक्चुअली पेड बेसिस पर अलाउड होंगे। जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप इनका पेमेंट करेंगे उस प्रीवियस ईयर में हम इन्हें अलाउड कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कराता है कि ये 8 एक्सपेंडिचर ड्यू बेसिस पर भी अलाउड हो सकते हैं, ड्यू बेसिस पर भी अलाउड हो सकते हैं, बशर्ते कि प्रोवाइडेड कि इनका पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI हो जाए। यानी कि आपका अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर 22-23 है, और असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई यानी 31 जुलाई 2022 या 30 सितंबर 2022 ये आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI होगी। क्लियर है? तो अगर इससे पहले इनका पेमेंट हो जाता है तो हम इसे ड्यू बेसिस पर भी अलाउड कर देंगे, क्योंकि 31 मार्च 2022 को तो ड्यू है, लेकिन आपने इनका पेमेंट अगर ROI की डेट से पहले कर दिया तो हम आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही इनकी डिडक्शन दे देंगे। तो ये जो सेक्शन है ये 43B ये मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिएगा, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द पेमेंट बेसिस, दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ SSE इज फॉलोइंग एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर SSE फॉलो करता है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। 8 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन बिलो आर अलाउड एट डिडक्शन इन द ईयर such expenses have been incurred only if they have been paid on or before the due date of filing of ITR of that year। यानी कि ये 8 एक्सपेंडिचर ऐसे हैं
कि अगर इनका पेमेंट आप ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ डेट ऑफ आरओआई कर देते हैं तो ये एक्सपेंडिचर उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउड हो जाएंगे, उस प्रीवियस ईयर में अलाउड हो जाएंगे जिस प्रीवियस ईयर में ये इनकर हुए हैं। और अगर आपने ऑन और बिफोर द डेट ऑफ आरओआई नहीं किया तो फिर उस समय अलाउड होंगे, उस प्रीवियस ईयर में अलाउड होंगे जिस साल इनका पेमेंट एक्चुअली आप करते हैं। समझ आ गई बात ये। लेकिन ये सेक्शन 43B सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सपेंडिचर के ऊपर लगता है। तो जैसे मैंने अभी सैलरी का पूछा था, 1 मिनट के लिए मानिए कि सैलरी 43B में कवर्ड नहीं है और ना ही है वो, ठीक है ना। केवल 8 ही एक्सपेंडिचर हैं जो लिस्ट आपको याद करनी है। तो सैलरी आपकी नहीं है कवर्ड। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनकर हुई, एम्प्लॉय ने काम किया, ड्यू हो गई सैलरी, लेकिन आपने आरओआई की डेट से पहले सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो क्या ये सैलरी ड्यू बेसिस पर 21-22 में अलाउड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अभी पूछा भी था मैंने आपसे। अब दोबारा 43B को पढ़ाने के बाद दोबारा पूछ रहा हूं आपको कि सैलरी इज नॉट अंडर सेक्शन 43B। सेक्शन 43B के अंदर सैलरी मेंशन नहीं है। तो जब सैलरी मेंशन नहीं है तो जो नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है उसी के हिसाब से आपको करना है। अगर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो हमें ये देखते ही नहीं है कि वो कब पेमेंट होगी, है ना। तो जिस ईयर में इनकर किया गया, जिस फाइनेंशियल ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में इनकर किया गया है उस ईयर में उसे डेबिट कर दीजिए, चाहे पेमेंट वो आरओआई की डेट से पहले हो, चाहे बाद में हो, चाहे 2 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि 43B में मेंशन है तो उस केस में अगर आपका 31 मार्च 2022 तक पेमेंट नहीं भी हो पाया है और आप चाहते हैं कि 43B मतलब अगर 43B लगता है उस एक्सपेंडिचर के ऊपर और आप चाहते हैं कि उसकी डिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में मिले, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो टोटल 8 हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर के पेमेंट आपको आरओआई की डेट से पहले जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, 31 मार्च 2022 को ड्यू है, लेकिन अपनी गलती को सुधार लीजिए और ड्यू डेट ऑफ आरओआई से पहले उसका पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर क्या बाद में मिल जाएगी? जब मिल जाएगी जब आप पेमेंट करेंगे, जिस ईयर में भी आप पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में आप इसे डेबिट कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सबसे पहले बात तो कॉन्सेप्ट की, बाकी तो लिस्ट तो एक अलग चीज है, वो तो याद करने की चीज है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो कहीं गलती नहीं करेंगे आप। थर्ड पॉइंट देखिएगा, हाउएवर if the expenses have been paid after the due date of filing of ITR, then such expenses are allowed a deduction in the year in which such expenses have been actually paid। तो ये मैंने बता ही दिया कि अगर आप आरओआई की डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो उस केस में उस साल डिडक्शन मिल जाएगी जिस साल ये पेमेंट होगा। तो टोटल हैं 8 खर्चे। एक्सपेंसेस कवर्ड अंडर दिस सेक्शन आर एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी अंडर एनी लॉ इन फोर्स। कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, देखिए होता क्या है, सेक्शन 43B लॉजिक समझिए, गवर्नमेंट ने इस वजह से लगाया है कि जिससे हर एक बिजनेसमैन है सारे के सारे खर्चे नहीं हो पाते हैं संभव कि वो समय पर पेमेंट कर दे, कुछ रोकने भी पड़ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि उनका टैक्स ना रुके, उनकी ड्यूटी ना रुके, उनका सेस ना रुके, उनकी फीस ना रुके, तो इसलिए उसे सबसे ऊपरी जगह दी है सेक्शन 43B में कि सेक्शन 43B में कोई भी टैक्स, कोई भी सेस, कोई भी फी किसी भी नाम से आप पुकारें जो अंडर एनी लॉ दिया जाता है तो वो 43B में कवर्ड है, यानी कि उसका पेमेंट अगर रोकेंगे तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल इस तरह सोचिए कि आपने सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, अब आपके पास सफिशेंट पैसा नहीं है और एक तो आपको ICAI का पेमेंट करना है और एक हमारी कोचिंग का पेमेंट करना है, तो और आपके पास दोनों का पेमेंट करने के लिए अभी पैसा नहीं है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसे देंगे? मुझे देंगे या ICAI को देंगे? जल्दी से बताइएगा। अगर आपके पास सफिशेंट है तो ठीक है, मुझे भी दे दिया, मेरा भी जेब भर दी और आपने ICAI को भी पेमेंट कर दिया, तो जवाब आ रहा है सर ICAI को।
यही चीज 43B भी है कि अगर आपका टैक्स भी रुका हुआ है और लोगों की सैलरी भी रुकी हुई है, गवर्नमेंट का टैक्स भी रुका हुआ है और लोगों की सैलरी भी रुकी हुई है, आपके पास दोनों पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप टैक्स पहले देंगे क्योंकि आपको पता है कि टैक्स अगर नहीं दिया तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी अगर आपने नहीं भी दी तो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, अगर ये टैक्सेशन एंगल से बात करें हम, क्योंकि और भी कारण होते हैं कि कौन सा पेमेंट आप पहले करेंगे, कौन सा पेमेंट बाद में करेंगे, और भी क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन अगर हम टैक्सेशन एंगल की बात करें तो सेक्शन 43B में पड़ने वाले खर्चों का एसएससी पहले पेमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे पता है अगर इनका पेमेंट नहीं करा, ड्यू रह गए, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन नहीं मिली तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको टैक्स भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई? प्रॉफिट बढ़ने का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो आपके टैक्स पेबल पर आएगा। जो भी एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगी डिडक्शन, तो उस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ के आएगा। प्रॉफिट बढ़ के आएगा तो टैक्स पेबल भी बढ़ के आएगा। क्लियर है? सारी बात, एक एक चीज समझ में आ गई बात बेटा। और ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन 43B कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करता, यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है वो सेक्शन 30 to 37 में ही आपका अलाउड होना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपेंडिचर सेक्शन 30 to 37 अलाउेबल था ही नहीं और आप 43B की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें तो अलाउड हो जाएगा। जो चीज अदरवाइज अलाउड है उसे डिसअलाउड कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो चीज अदरवाइज अलाउड है सेक्शन 43B उसे डिसअलाउड कर सकता है, लेकिन जो चीज अदरवाइज अलाउड है ही नहीं उसे अलाउ करने की पावर 43B के अंदर भी नहीं है। आप सोचने लगे कि किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट अगर मैं ROI की डेट से पहले कर दूं जो कि अदरवाइज अलाउड था ही नहीं, तो सेक्शन 43B में अलाउड हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे आपने सेक्शन 37 में पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। ऐसी एनी एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एडवर्टाइजमेंट इन ए पॉलिटिकल पार्टी, ब्रोचर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। तो आप सोचने लगे कि हफ्ता दिया किसी को आपने और आपने ROI की डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो वो अलाउड हो जाएगा? 43B में बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 37 में ही उस एक्सपेंडिचर को मना कर रखा है। ऐसी आप चाहें कि आपने पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में कोई एडवर्टाइजमेंट छपवाया और वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलाउड हो जाएगा अगर आप ROI की डेट से पहले पेमेंट कर दें? बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 43B जो है अलाउड को डिसअलाउड करता है। अगर जो चीज अदरवाइज अलाउेबल है और 43B की कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगी। लेकिन जो चीज अदरवाइज अलाउेबल है ही नहीं और आप चाहें 43B की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दें और वो अलाउड हो जाएगी, तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। इट क्लियर? जल्दी से बताइएगा बेटा। बेसिक क्लियर है आपको, लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सेक्शन 43B का। अभी मैंने केवल एक सेक्शन आपके सामने रखा है, एक एक्सपेंडिचर आपके सामने रखा है। कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, यानी कि कोई अगर टैक्स अलाउड है तो उसका पेमेंट आपको ROI की डेट से पहले करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, आप अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो जब आप सेक्शन 40a पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स इज नॉट अलाउेबल एट डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम, यानी कि जो भी आप इनकम टैक्स देते हैं प्रॉफिट के ऊपर, तो दिस इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर। और आप सोचें कि इनकम टैक्स का पेमेंट मैंने अगर ROI की डेट से पहले कर दिया तो वो अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होने का, क्योंकि वो अदरवाइज डिसअलाउड है। लेकिन अगर आप GST का पेमेंट करते हैं तो GST अलाउड है, तो अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, तो उसका ROI की डेट से पहले पेमेंट करना है। अगर आप कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते हैं तो वो एक अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, उसका ROI की डेट से पहले पेमेंट करना है। तो टैक्स, ड्यूटी, सेस या फीस में वो वाले टैक्स, वो वाली ड्यूटी, वो वाली फीस या वो वाले आएंगे सेस जो कि अदरवाइज अलाउेबल हैं, वो टैक्स नहीं आएंगे जो कि अदरवाइज अलाउेबल नहीं है। क्लियर? सेकंड केस, सैलरी में हमने पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी फंड है, सुपर एन्युएशन फंड है, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है।
तो एक हिस्सा एम्प्लॉयर डालता है सैलरी का और एक हिस्सा एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी में से डालता है। एक फंड क्रिएट हो जाता है जो कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा पैसा एम्प्लॉय को फिर मिल जाता है। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, जो एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव सैलरी के देगा एम्प्लॉय के हिस्से में वो डोनेट करेगा। माना किसी एम्प्लॉय की सैलरी साल की 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तो एक दे रहा है वो। इसके अलावा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में माना वो 50,000 रुपये वो जमा करा रहा है। क्लियर है? तो इसे कहेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी फंड या अदर सुपर एन्वेशन फंड। तो ये भी एक अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 36 में अलाउड है, लाइक ए सैलरी, जैसे सैलरी सेक्शन 37 में अलाउड है। तो जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फंड, तो दिस इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर इन कंप्यूटिंग द इनकम। और ये मानिए अभी हमने 2-3 क्वेश्चन करे भी हैं, तो ज्यादातर चीजें में लॉजिक लगने हैं, यानी कि कोई भी खर्चा बिजनेस इन प्रोफेशन के लिए जरूरी है वो अलाउड होगा। कुछ चीजों में जरूर आपको कंडीशन वगैरह याद रखनी है, लेकिन 99% लॉजिकल ही है। एक एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो अपनी इनकम निकालते वक्त एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा, लेकिन उसमें लग गई 43B, यानी कि अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं कर पाए, ROI की डेट से पहले पेमेंट नहीं कर पाए, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर उस साल मिलेगी जिस साल आप इसका पेमेंट करेंगे। समझ आ गई बात? ये सेकंड पॉइंट पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्वेशन फंड यानी कि रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुटी फंड और ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। तो एक्सपेंडिचर के नाम याद रखने, पहला एक्सपेंडिचर था एनी टैक्स, एनी सेस, ड्यूटी और फी बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। सेकेंड एक्सपेंडिचर है 43B के अंदर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, टू सुपर एन्वेशन फंड, टू ग्रेचुटी फंड, ESI और एनी अदर फंड। तो ये 2 एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनके ऊपर 43B एप्लीकेबल होती है, और अगर आपके ड्यू रह गए तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, जिस साल एक्चुअली पेड होंगे उस साल डिडक्शन मिलेगी। हाँ, ड्यू बेसिस पर एक केस में मिल सकती है, अगर ROI से पहले पेमेंट कर दें तो ROI। थर्ड, एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय एज बोनस और कमीशन। सैलरी की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो बोनस और कमीशन है वो अगर ड्यू रह गया तो सैलरी का ही एक पार्ट होता है बोनस और कमीशन। ध्यान दीजिए, जब हम सैलरी करते हैं तो कंपोजिशन होती है सैलरी की भी। बेसिक सैलरी के नाम से कुछ मिल रहा है, कुछ अलाउंसेज के नाम से मिल रहा है, कुछ परक्यूरेट के नाम से मिल रहा है, डिफरेंट अलाउंसेज होते हैं, डिफरेंट परक्यूरेट होते हैं, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। तो बोनस या कमीशन अगर पेबल रह गया, ROI की डेट से पहले पेमेंट नहीं करा, तो इट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, फिर ये अलाउड नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये तो 3 एक्सपेंडिचर अभी तक हमने पढ़े हैं, तीनों को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, साथ के साथ में यहीं की यहीं आपको रटाऊंगा इस चीज को, जिससे दिक्कत ना पड़े। पहला है एनी टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस और बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। सेकंड है आपका एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ESI और सुपर एन्वेशन फंड। तीसरा है बोनस और कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय। क्लियर? चौथा, 2-3 जो हैं वो इंटरेस्ट से रिलेटेड ही हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ध्यान देखिएगा, PFI और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, बिजनेस चलाने में आदमी को लोन लेना ही पड़ता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपने लोन लिया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, PFI से, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, SFC से, और SIFC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आपको ये पहचानने के लिए नहीं आएगा कि आपको नाम दे दिया और आप पहले पहचाने कि वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या नहीं है।
साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा। आपको ही याद रखना है कि अगर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, या स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, तो वो ड्यू बेसिस पे अलाउड नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा, एसएससी ने डिफरेंट लोगों से लोन लिया रह सकता है। माना मैं एक एसएससी हूँ, मैंने अपने भाई से, जानने पहचानने वाले दोस्तों से लोन लिया हुआ है, उनका भी इंटरेस्ट देना है, और मैंने एक लोन उठाया हुआ है पीएफआई से भी। अब मेरे सामने समस्या है, मैं दोनों का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो मैं पीएफआई का पैसा पहले दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसका पैसा नहीं दिया तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो लॉ मेकर्स ने इन इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए कि लोग बाग इनके इंटरेस्ट को ना रोकें, तो ठीक है ना, कि अगर सभी लोगों ने बैंकों से भी लोन ले रखा होता तो बैंकों का नाम अभी नीचे आएगा। मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट 3 जगह है, तो यहां पर पीएफआई की बात आ गई, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात आ गई, और स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात आ गई। समझ आ गई बात। ई पॉइंट को छोड़कर भी एफ पॉइंट देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक, तो यहां बैंक सारे कवर हो गए, और एक कोऑपरेटिव बैंक अदर देन ए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और ए प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो आपने अगर इंटरेस्ट चुकाना है किसी का, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक हो सकता है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, तो अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनको छोड़कर अगर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से आपने लोन ले रखा है तो उसके ऊपर भी 43 भी एप्लीकेबल होती है। क्लियर हो गई। एक बार एसएससी ने क्या किया कि क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है और कोर्ट ने फिर एसएससी का फेवर लिया था, माना आपने 1 करोड़ रुपए का उधार ले रखा है किसी बैंक से और साल का इंटरेस्ट है 10% 10,000, तो पूरा 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, आपने ना लोन चुकाया ना इंटरेस्ट चुकाया, तो आपको पता है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी। बैंकों में क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग हो जाती है, माना आप नहीं चुका पा रहे हैं तो रीशेड्यूल कर दिया जाता है लोन को, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है लोन को, जिससे आप बैड डेट्स घोषित ना हो और आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब ना हो अगर आप अच्छे ग्राहक हैं। तो बैंक ने क्या किया, 10 लाख रुपए को जो इंटरेस्ट था रिकन्वर्ट कर दिया लोन में। मतलब कहने के लिए हो गया कि अब आपके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख का लोन है, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि 1 करोड़ का लोन है और साल का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, वो भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से कहा जाएगा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए का लोन है, तो 1 साल बाद रीस्ट्रक्चरिंग कर दी उसकी। तो एसएससी के वकीलों ने कहा कि ये एक तरह से इंटरेस्ट का तो पेमेंट हो गया, अब तो लोन लिया है मैंने, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एसएससी का फेवर लिया था कि हम इसे ये मानेंगे कि वास्तव में इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है। इस चीज को रोकने के लिए एक एक्सप्लेनेशन डाल दी गई, नोट में देखिएगा, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इफ सच इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड and if interest has been converted into loan or advance then it shall not be considered to have been actually paid। क्योंकि एक बार ये जो कन्वर्जन है इंटरेस्ट का इनटू लोन, ये मान लिया गया था कि पेमेंट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लिया गया था, उस केस में डिडक्शन देनी पड़ी थी, लेकिन बाद में लॉ मेकर्स ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति जताई और एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी कि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड, कि इसे एक्चुअली पेड ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, नाउ इट इज क्लियर। 2 पॉइंट हो गए इंटरेस्ट के, भी एक 3 और भी आएगा, तो 3 पॉइंट आपने ऊपर पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस एंड फीस, इसके अलावा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये पढ़ा था 2। तीसरा बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉय, 3। 2 इंटरेस्ट के हो गए, या तो आप पीएफआई वगैरह से लोन लेंगे 1, या दूसरा शेड्यूल बैंक वगैरह से लोन लेंगे 2। समझ आ गई बात ये। तो टोटल हमने अभी तक पढ़ लिए 5, ठीक। जी और एच और देखिएगा, पेमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट टू द एम्प्लॉय, सैलरी में बोनस और कमीशन आ गया जिसका एक्चुअली पेड होना जरूरी है, और एक दूसरा आ गया लीव एनकैशमेंट। इसके अलावा भी होते हैं और चीजें, तो वहां एक्चुअली पेड होना जरूरी नहीं है। तो लीव एनकैशमेंट जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं, इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये एक्चुअली पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट हो जाए। और
सेवेंथ है एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। अगर कोई एसएससी रेलवे एसेट को यूज कर रहा है और उसे रेलवे को पेमेंट देना है तो वो भी ना रोके, क्योंकि ये पेमेंट भी 43B में कवर्ड है, यानी कि इसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये एक्चुअली पेड हो जाएगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। जल्दी बताइएगा बेटा। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। टोटल 7 एक्सपेंडिचर हो गए और एक 8th और ले लेते हैं, ये भी एक तरीके से इंटरेस्ट ही है। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एट इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अगर आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो अगर इनसे लोन लिया है, पहले वाले में एक आ गया था पीएफआई स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक आ गया था शेड्यूल्ड बैंक और तीसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तीनों के तीनों हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड ही, लेकिन लोन जिससे लिया है वो पार्टियां अलग अलग हैं और तीनों जगह एक ही रूल है। इसके अलावा फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ सच इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड एंड एनी इंटरेस्ट विच हैज बीन कन्वर्टेड टू लोन और बोरोइंग शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन एक्चुअली पेड। तो ये टोटल 8 एक्सपेंडिचर्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन 43B एप्लीकेबल होता है और ये खर्चे तभी आपको अलाउ किए जाएंगे जब इनका एक्चुअली पेमेंट हो जाए। समझ आ रही है बात? जल्दी से बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, पूछ लीजिए मेरे से, फिर मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं और आपसे पूछूंगा। देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से आएंगी चीजें ये मैं बता देता हूं। एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन होगा और यहां पर आ गया टू बोनस, या तो बोनस पेबल आ जाएगा, अगर बोनस लिखा हुआ है खाली या जो भी 43B में खर्चे हैं खाली नाम लिखे हुए तो आप ये मान लेंगे एक्चुअली पेड हो गए, जब तक कि नीचे एडजस्टमेंट में कुछ ना दिया हो सकता है ऊपर खाली दे दिया बोनस तो आपने मान लिया एक्चुअली पेड हो गया, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है एक्चुअली पेड नहीं हो तो फिर उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोनस पेबल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, और भी डेबिट आइटम होंगी इसमें, और आप जो बना रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। अब आपको नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक पार्ट है कि ड्यू डेट ऑफ आरओआई इज ड्यू डेट ऑफ आरओआई 31 जुलाई 2022। ये आपको याद भी होनी चाहिए, क्वेश्चन को देख के आप भी पहचान लेंगे जब हम आरओआई का चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। ड्यू डेट ऑफ आरओआई इज 31 जुलाई 2022। बोनस एक्चुअली पेड एज फॉलोज, बोनस एक्चुअली पेड एज फॉलोज on 15th of July 2022, 15th July 2022, 20,000, on 3rd of March 2023, 25 कर लीजिए, चलिए 25,000, on 15th June 2023 ये 25,000 और ऑन 15th of November 2023 आपका 30,000। तो आपको ये बतानी है कि डिडक्शन कौन कौन से सालों में कितने कितने मिलेगी, बोनस की डिडक्शन कौन कौन से सालों में मिलेगी, ठीक है ना। डिडक्शन
ऑफ बोनस प्रीवियस ईयर 21, 22 में कितने मिलेगी, प्रीवियस ईयर 22, 23 में कितने मिलेगी, और प्रीवियस ईयर 23, 24 में कितने मिलेगी, जल्दी बताइएगा बेटा। बोनस पेबल है 1 लाख रुपए, ड्यू डेट ऑफ आरओआई है 31 जुलाई 2022, अगले साल की 31 जुलाई 2023 हो जाएगी। अब 22-23 प्रीवियस से लेंगे तो 31 जुलाई 2023 हो जाएगी, अगर 23-24 प्रीवियस से लेंगे तो 31 जुलाई 2024 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्यू डेट ऑफ आरओआई है 31 जुलाई 2022। बोनस एक्चुअली पेड एज फॉलो 15 जुलाई 2022 को है 20,000। ये हम जो कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 43B के अंदर बोनस आता है। अगर 43B के अंदर नहीं आता, माना बोनस की जगह सैलरी दिया हुआ रहता, एडवर्टाइजमेंट दिया रहता, या कोई ऐसा खर्चा दिया रहता है जो 43B के अंदर नहीं आता है, तो पूरा 1 लाख रुपए 22-23 में 21-22 में अलाउड हो जाता। ड्यू है लेकिन है तो इसी साल का ना, तो अलाउड हो जाता, लेकिन क्योंकि 43B लग रहा है तो हमें ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो जल्दी बताइएगा बेटा, बोनस कौन से ईयर में अलाउड हो जाएगा, बोनस कौन से ईयर में अलाउड हो जाएगा। बोनस कौन से ईयर में अलाउड होगा और कितना होगा। बेटा जल्दी जल्दी बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंचल कह रही है 21, 22 में 20,000 अलाउड होगा। अंशिका भी कह रही है 21, 22 में 20,000 अलाउड होगा। बाकी बच्चे बताइएगा, और 22, 23 भी बताइएगा, 23, 24 भी बताइएगा। ट्वेंटी थ्री 24 में फुल अलाउड हो जाएगा। हर्ष कह रहे हैं, तो हर्ष 21, 22 में कुछ भी अलाउड नहीं होगा क्या। आप कह रहे हैं कि 23, 24 में फुल अलाउड हो जाएगा, तो क्या 21, 22 और 22, 23 में कुछ भी अलाउड होगा नहीं क्या, सारा 23, 24 में ही अलाउड करोगे आप। तो बेटा ध्यान से देखें, हर्ष आपका आंसर तो बिल्कुल गलत है। सेक्शन 43B क्या कहता है कि 8 एक्सपेंडिचर की लिस्ट बताता है आपको, और उन 8 एक्सपेंडिचर में ये है कि ये ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं होंगे। उसमें से बोनस और कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय भी है, और फिर ये कह रखा है कि ये अलाउड हो जाएंगे ड्यू बेसिस पर भी अगर इनका पेमेंट आरओआई की डेट से पहले कर दो, ठीक है। अब क्योंकि टोटल 1 लाख रुपए का बोनस पेबल था और आरओआई की डेट थी 31 जुलाई 2022, तो 31 मार्च 2022 तक तो कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ था, इसी वजह से वो पेबल लिखा हुआ था। लेकिन 15 जुलाई 2022 आते आते, यानी कि आरओआई की डेट से पहले आते आते आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो बोनस 21, 22 में 20,000 अलाउड हो जाएगा। 20,000 का तो पेमेंट कर दिया ना आपने। और फिर ये है कि अगर आप आरओआई की डेट से पहले पेमेंट भी नहीं कर पाए तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस साल अलाउड हो जाएगा। अब ये जो 3 मार्च 2023 को पेमेंट किया, तो ये कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर में आता है, फाइनेंशियल ईयर कह दें, प्रीवियस ईयर कह दें, तो 22, 23 में आता है। समझ आ रही है बात। 15 जून 2023 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, फाइनेंशियल ईयर कह दें, प्रीवियस ईयर कह दें,
ये 23-24 में आता है, और 15 नवंबर 2023 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है? 23-24 में आता है। समझ आ रही है बात? जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखते हुए डिडक्शन मिल जाएगी आपको। तो सभी बच्चों का ये आंसर गलत था। कुछ बच्चों ने 22-23 में 50,000 की दी है, जबकि 22-23 में केवल 25,000 की मिलेगी, एंड 23-24 में आपको मिलेगी 55,000 की। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, जो बच्चे 22-23 में 50,000 दे रहे हैं वो एक जगह गलती कर रहे हैं। एक जगह गलती क्या कर रहे हैं कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर आरओआई की डेट से पहले पेमेंट हो जाए तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ये केवल पहले साल के लिए है, यानी कि 25,000 का जो पेमेंट है 15 जून 2023 को कर दिया, आरओआई की डेट होगी 31 जुलाई 2023, तो आपने देखा कि आरओआई की डेट से पहले पेमेंट कर दिया, तो 23-24 में इसे भी शामिल कर लो। ये ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर था 21-22 का, 21-22 में अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो 21-22 की आरओआई की डेट से पहले पेमेंट कर दें आप। और अगर आपने नहीं किया तो बिल्कुल साफ है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होगा उस साल इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो जब आपने 25,000 का फाइनेंशियल ईयर में किया 22-23 में, 25 का किया 23-24 में, 30,000 का किया 23-24 में। अब आप ये मत देखें कि जो 25,000 का पेमेंट था ये 15 जून 2023 को कर दिया तो आरओआई की डेट से पहले पेमेंट कर दिया। ये लगना था तो जिस साल का एक्सपेंडिचर है उस साल की आरओआई की डेट से पहले होता है। अब एक्सपेंडिचर है आपका 21-22 का, अब आप कर रहे हो 22-23 की आरओआई की डेट से पहले, तो ऐसा नहीं है कि वो अलाउड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा सभी के? जल्दी बताइएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे जाते हैं। सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आरओआई की डेट का भी क्लियर हो गया। जिस ईयर का एक्सपेंडिचर होगा अगर उस ईयर की आरओआई की डेट से पहले पेमेंट हो गया तो हम उसी प्रीवियस ईयर में ड्यू बेसिस पर भी इसकी डिडक्शन दे देंगे। और अगर एक बार आरओआई की डेट निकल गई तो उसके बाद हम डिडक्शन तभी देंगे जब इनका पेमेंट एक्चुअली हो जाएगा। फिर तो आप एक्चुअल देखें किन फाइनेंशियल ईयर में, किस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पेमेंट हो रहा है, हम उस प्रीवियस ईयर में इसकी डिडक्शन आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है बेटा? 23-24 वाला पॉइंट रिपीट करना है मुझको। आप डेट देखिए, 15 जून 2023 को मैं पेमेंट करवा रहा हूं, तो 15 जून 2023 जो है कौन से प्रीवियस ईयर में पड़ेगी? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। आप सिर्फ ये देखिए कि जिस डेट को पेमेंट हो रहा है कौन से प्रीवियस ईयर में पड़ रही है 23-24 में, 15 नवंबर 2023 कौन से प्रीवियस ईयर में पड़ रही है 23-24 में, तो 23-24 में इन दोनों पेमेंट को जोड़ लीजिए तो आपकी डिडक्शन आ जाएगी कि 23-24 में किस एक्सपेंडिचर की कितने अमाउंट की डिडक्शन आपको मिलेगी। क्लियर बेटा? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बेटा अंशिका ऐसी गलती मत करो। आप कह रहे हो 15 नवंबर 2023 तो आईटीआर के बाद है। अरे हमें जो आईटीआर की जो डेट देखनी है 15 जून 2022 को आपने एक्सपेंडिचर था कौन से ईयर का, कौन से प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर था? 21-22 का था एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए। तो 21-22 में बोनस की डिडक्शन तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप आईटीआर से पहले पेमेंट ना कर दें। अब आईटीआर से पहले जो पेमेंट किया है आपने वो केवल 20,000 रुपये पेमेंट किया, तो 21-22 में आपको 20,000 रुपये की डिडक्शन मिल गई। 15 जुलाई 2022 को पेमेंट किया,
लेकिन जो भी आप आईटीआई की डेट से पहले पेमेंट नहीं करेंगे तो उस साल तो डिडक्शन मिलेगी। जिस साल इनका पेमेंट होगा तो 15 जून 2023 और 15 नवंबर 2023 किसी प्रीवियस ईयर के अंदर तो पढ़ते होंगे। तो इनका प्रीवियस ईयर क्या है? 15 जून 2023 का भी प्रीवियस ईयर 23-24 है। आप प्रीवियस ईयर देखिए ना कौन से प्रीवियस ईयर में डेट पड़ती है, और 15 नवंबर 2023 भी देखिए कौन से प्रीवियस ईयर में पड़ती है। आरओआई की डेट 15 जून 2022 है। 15 जून 2022 अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो 22-23 आएगी, लेकिन इसकी डिडक्शन आपको मिल रही है 21-22 के अंदर ही। अंतर समझिए बात को। 15 जुलाई 2022 अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 22-23 है। मैं 22-23 में नहीं ले रहा डिडक्शन। क्यों? क्योंकि ये आरओआई की डेट से पहले हो गया। 21-22 की आरओआई की डेट है 31 जुलाई 2022, तो मैं इसकी डिडक्शन 21-22 में ही ले रहा हूं। और अगर एक बार आरओआई की डेट निकल जाती है 31 जुलाई 2022 निकल जाए एक बार, तो उसके बाद डिडक्शन उस प्रीवियस ईयर में मिलती है जिस प्रीवियस ईयर में ये एक्चुअली पेड होगा। तो आप ये तो देखिएगा 15 जून 2023, 15 नवंबर 2023, इन दोनों का प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24 है या नहीं है? तो 23-24 में डिडक्शन मिल जाएगी इसकी। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? चलिए, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं इस चीज को। अपने आप में टेक्निकल सेक्शन था, सो दैट कि आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए और फिर हम आगे फिर पढ़ें इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो आने वाले सेक्शन है वो बहुत अच्छे सेक्शन है। अच्छा दिमाग आपका खर्च करेंगे वो, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।